नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आरआरबी सिविल सीएचसी की जो वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की, उसके बारे में एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे थे। तो चलो शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू लेक्चर करते हैं। हमारा 56 क्वेश्चन है, व्हाट डज पीआरएन मीन इन मेडिकल टर्म। जो मेडिकल टर्म होती है उनमें पीआरएन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है बिफोर मील्स, या फिर एवरी आवर, या फिर एज नीडेड, या फिर वंस अ डे। तो इसका सही आंसर है एज नीडेड। ठीक है दोस्तों। तो जो ये पी आर एन है वो एब्रीवेशन है, तो जो मेडिकल में यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या लिखते हैं, दवाई के नाम के बाद में ओडी लिखते हैं या फिर बीडी लिखते हैं। तो ये जब जो लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है, खाने के बाद दिया देना है, तो उसको क्या कहते हैं। तो पीआरएन का मतलब, जब पीआरएन डॉक्टर लिखता है तो उसका मतलब है एज नीडेड। और उसका दूसरा जो एब्रीवेशन है पीआरएन और एसओएस, एसओएस सोर्स भी लिखा जाता है। तो पीआरएन का मतलब क्या है, जब जरूर हो तब देना चाहिए, ऐसी दवाई का, उस दवाई के पीछे पीआरएन, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। ये जो है बिफोर मील, एवरी आवर, वंस अ डे, जिसको ओडी बोलते हैं, ये सारे हम ओडी, ठीक है। तो उसको हम सारे कवर करने वाले फंडामेंटल के लेक्चर में। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अगला एमसीक्यू देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है उसमें फर्स्ट साइन क्या होती है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, या फिर ट्रेकिकार्डिया, या फिर डायरिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रेकिकार्डिया। क्योंकि जो हाइपोवोलेमिक शॉक जब लगता है तब ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो हार्ट होता है हमारा वो पंप करने ज्यादा लग जाता है, ठीक है। पंप ज्यादा करेगा तो पंप ज्यादा करने के लिए हार्ट ज्यादा दबकने लगेगा और ज्यादा पल्स अप होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकीकार्डिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइन है हाइपोवोलेमिक शॉक में वो है ट्रेकीकार्डिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। यहाँ प्लेटलेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। आपको पता होगा हमारे ब्लड ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट और हार्मोन ये सब आते हैं। तो इनमें जो प्लेटलेट होते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड क्लोटिंग, या फिर इम्यून डिफेंस, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लड क्लोटिंग। जो प्लेटलेट होते हैं उनमें सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एचबी रेड ब्लड सेल से होता है। इम्यून डिफेंस कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, ये आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन प्लेटलेट्स का क्या है, तो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन हम आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेक्सिस। तो जो एनाफाइलेक्सिस होता है तब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दी जाती है, ठीक है। तो ये देखते हैं ऑप्शन, इंट्रावेनस फ्लूइड, या फिर ऑक्सीजन थेरापी, या फिर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दिया जाता है, या एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। अब जब एनाफाइलेक्सिस का शॉक लगता है पेशेंट को, तब प्राइमरीली ट्रीटमेंट जो पहले ट्रीटमेंट दी जाती है, ना तो वो ऑक्सीजन है या ना फ्लूइड है, पहले एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि ये शॉक से बचने के लिए पहले एपिनेफ्रिन और जो हार्मोनल काम है वो किया जाता है, बाद में ऑक्सीजन थेरापी, इंट्रावेनस फ्लूइड, ये सब दिया जाता है। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट जब पूछा जाए तब क्या आएगा, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज इज एसोसिएटेड विथ हाई ब्लड शुगर लेवल। हाई ब्लड शुगर लेवल की जब बात आती है दोस्तों तो आपके दिमाग में एक डिजीज आ जाना चाहिए। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर डायबिटीज मेलाइटस, या फिर एडिशन डिजीज। जब हाई ब्लड शुगर आता है तब सीधा हमारा ध्यान होना चाहिए डायबिटीज मेलाइटस, तो डीएम करके भी लिखते हैं। तो ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें हाई ब्लड शुगर लेवल रहता है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। Which part of the body is typically affected by myocardial infarction?
तो जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है वो बॉडी का किस पार्ट में अफेक्ट करता है? लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट या फिर लीवर में? अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है एमआई, आपको सभी को पता ही होगा वो किसका डिजीज है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, तो वो हार्ट आएगा, तो हमारा आंसर रहेगा सी। लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं और एमआई की जगह सीधा लंग्स या ब्रेन ये सब कर डालते हैं। लेकिन कई बार जो एमसीक्यू होते हैं वो एकदम आसान होते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से भी गलत हो जाता है। तो पूरा ध्यान कॉन्शियस अपना पेपर में डालिए, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया? अब हाइपोक्सिया और हाइपोक्सेमिया ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली साइन, यहाँ अर्ली साइन पूछा गया है, पहले साइन हाइपोक्सिया में कौन सी आती है? तो जो हाइपोक्सिया होता है वो क्या होता है? तो जो टिश्यू होता है, टिश्यू में ब्लड कम हो जाना। अब टिश्यू में जब ऑक्सीजन कम हो गया, सॉरी दोस्तों, तो जो हाइपोक्सिया है वो टिश्यू में जब ऑक्सीजन कम होता है उसको हाइपोक्सिया बोला जाता है। लेकिन जब ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्सेमिया। ठीक है, तो चलो अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया देखते हैं। साइनोसिस हो जाता है, ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपोटेंशन। अब जब अर्ली साइन पूछा गया है दोस्तों, तो हाइपोक्सिया जब टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो तुरंत पहले क्या आएगा? ट्रेकिकार्डिया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है अब टिश्यू को। तो पहले क्या हो करना पड़ेगा? ब्लड जो हमारा हार्ट है उसको पंप करना पड़ेगा और ज्यादातर ब्लड पहुंचाना पड़ेगा, ताकि जो हाइपोक्सिया हो चुका है वो दूर किया जा सके। इसीलिए पहले ट्रेकिकार्डिया होता है। उसका एग्जांपल लूं तो जब आप दौड़ के आते हैं तब हमारा जो बॉडी मसल्स होते हैं, रन करते हैं, तब हमारे जो मसल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत रहती है, तब हाइपोक्सिया हो जाता है ऐसा। और उसको जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तब ये अ, तब आपने देखा होगा आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि जब जो टिश्यू होते हैं, मसल्स टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो ज्यादा पल्स कर, तो अर्ली साइन हाइपोक्सिया में क्या होगी? ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट टिटेनस? यहाँ पर टिटेनस की वैक्सीन भी आती है, लेकिन उसकी वैक्सीन कौन सी है जो वैक्सीन शेड्यूल में दी गई है, ऐसा पूछा गया है। तो जो बीसीजी होती है वो, डीपीटी, एमएमआर या फिर हेपेटाइटिस बी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डीपीटी। डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्टुसिस के लिए ये दी जाती है डीपीटी। फिर आती है एक वैक्सीन आती है बीसीजी। तो इसका सही आंसर जो टिटेनस के प्रिवेंट के लिए यूज किया जाता है वो है डीपीटी। बीसीजी टीबी के अगेंस्ट में दी जाती है, एमएमआर मीजल्स और रूबेला के लिए लिए दी जाती है, हेपेटाइटिस बी वो किसके लिए जाती है? यहाँ पर पूरा डिजीज का नाम ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैक्सीन है जो एक बच्चे को वैक्सीनेशन के शेड्यूल में दिया जाता है। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन। विच आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज टू चेक पल्स इन अडल्ट? जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में जो कॉमनली यूज किया जाता है चेक, क्या पल्स को चेक करने के लिए कौन सी आर्टरी को लिया जाता है? तो जो आपको पता ही होगा दोस्तों कि आर्टरी में से पल्स लेने के लिए कई कई अलग अलग प्रकार की हमारी आर्टरीज है। रेडियल, ब्रेकियल, फिमोरल, कैरोटिड, वो सारी आर्टरी से हम पल्स ले सकते हैं। तो हमें ऑप्शन देख लेते हैं। फिमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या फिर ब्रेकियल आर्टरी। ठीक, तो इसका सही आंसर रहेगा रेडियल आर्टरी। तो जो रेडियल आर्टरी होती है दोस्तों, वहां से वो कहाँ पर आई होती है? जो हमारा हाथ होता है वहां पर, यहाँ जो हमारा हाथ, यहाँ पर जो डॉक्टर स्टेथो लगाकर या हाथ पर 3 उंगलियां यहाँ पर लगाकर देखते हैं, वो रेडियल आर्टरी है। ठीक है, गले में कौन सी आती है? कैरोटिड। तो ये सारी आर्टरी के बारे में भी हम फंडामेंटल के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ड्रग इज कॉमन एंटी कोअगुलेंट? यहाँ पर कॉमन एंटी कोअगुलेंट कौन सी है? एंटी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, कोअगुलेंट के लिए मेटफॉर्मिन, वारफेरिन, एमोक्सिलिन या फिर
लिजिनोप्रिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, वॉरफेरिन। जो वॉरफेरिन होता है वो किसका एंटीडोट है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप ये कमेंट में हमें जरूर बताना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड टेस्ट मेजर किडनी फंक्शन। इनमें से कौन सा जो ब्लड टेस्ट है वो किडनी फंक्शन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, लिपिड प्रोफाइल, या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी, या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर किडनी फंक्शन के लिए सीबीसी करके आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है उससे किडनी का फंक्शन चेक किया जाता, मेजर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज न्यूमोनिया। यहाँ पर न्यूमोनिया जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। हर एग्जाम में एक दो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पूछे जाएंगे, हर डिजीज में ये पूछे जाएंगे। हम कम्युनिटी के लेक्चर में सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हिस्टेरिया कोलाई, या फिर बेसिलस एथ्रिकस, या फिर स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, न्यूमोनिया के नाम से ही पता चल जाएगा आपको, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।